Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. गाइस, लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को डिटेल में स्टडी किया था. ओके, एंड देन हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी की यानी आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें हमने बीजमैन द्वारा दिया गया निरंतरता का सिद्धांत समझा था. उसके बाद हमने बात की थी गॉल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत और फिर हमने मेंडल के वंशागत सिद्धांत को डिस्कस किया था. ओके, तो चलिए गाइस, हम प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के सिद्धांतों को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस. हिंदी में हम बोलना चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं समानता का नियम. ओके, समानता का नियम. तो समानता का जो नियम है वो क्या कहता है? समानता का नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी है ना अपने पूर्वजों के गुणों को ही लेकर आता है और उनके समान होता है. जैसे अगर एक बच्चे की बात करें तो वो कैसा होता है? अपने पेरेंट्स जैसा, कहीं ना कहीं अपीयरेंस भी उसके पेरेंट्स जैसा उसका होता है, नेचर भी अपने पेरेंट्स से लेता है वो, है ना. मतलब कोई भी जो प्रजाति है, कोई भी रेस है, वो अपनी प्रजाति के जैसी ही होगी. अगर आप कुत्ते को देखेंगे तो वो कुत्ते जैसा ही होगा. ऐसा नहीं है कि कुत्ते का बच्चा बंदर पैदा हो जाएगा, है ना. तो वो क्या है? समानता का नियम है ना. इसको हम समझ सकते हैं लाइक विगेट्स लाइक. आप सभी ने सुन रखा होगा लाइक विगेट्स लाइक, मीन्स जैसे आप वैसी संतान. हिंदी में अगर हम इसका अर्थ देखना चाहें तो इसका अर्थ होता है जैसे आप वैसी संतान. ओके, जैसे आप वैसे संतान से क्या तात्पर्य है? तो जैसे आप वैसी संतान से तात्पर्य है कि अगर आप कहीं पे मटर के बीज डालेंगे तो ऐसा नहीं है वहाँ से जामुन उगाएगा, है ना. मटर डालेंगे तो मटर ही निकल के आएगी. ओके, तो मीन्स आपने एक सभी ने हिंदी में सुन रखा होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, है ना. वो क्या है कि मतलब वही है कि अगर ट्रेट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पेसीज़ की हैं या पर्टिकुलर रेस की हैं तो वही रेस आती है. ओके, मीन्स यही क्या कहता है? रूल ऑफ सिमिलैरिटी है और लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस है कि समानता का नियम होता है. मतलब हम अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं, उनके जैसे होते हैं, है ना. मनुष्य है तो वो मनुष्य जैसा ही होगा. ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य का बच्चा बंदर पैदा हो जाए. ओके, यही क्या है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस है, मीन्स समानता का नियम है. नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो है लॉ ऑफ वेरिएशन, मीन्स भिन्नता का नियम. ओके, भिन्नता का नियम. ठीक, भिन्नता का नियम क्या है? भिन्नता का नियम कहता है कि ठीक है, यहाँ तक तो सही है कि हम अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को एक्वायर करते हैं, है ना. हम मतलब ह्यूमन का जो बच्चा है वो ह्यूमन ही होगा, ठीक है. बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो कोई भी दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते, है ना. सभी में क्या होता है? वेरिएशन होता है, मीन्स सभी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी दो लोग किसी भी तरह एक जैसे हों. नेचर भी अलग होगा. इवन दो जो सगे भाई बहन होते हैं, है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं, है ना. लुक में भी डिफरेंट होते हैं, नेचर में भी डिफरेंट होते हैं. तो ये क्या है? लॉ ऑफ वेरिएशन है, मीन्स भिन्नता का नियम है. वो यही कह रहा है कि कोई भी दो लोग प्रकृति में समान नहीं होते. इवन अगर हम ट्विंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते. जुड़वा भी अलग अलग होते हैं. आप कभी देख लीजिएगा, बहुत सारे जुड़वा जो होते हैं वो दिखने में तो समान होते हैं, है ना. बट अगर उनके आप वर्चूज़ को देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ को देखेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी. ओके, तो लॉ ऑफ वेरिएशन है. चलिए, अगर अब ट्विंस की बात हुई है तो हम ट्विंस को एक बार समझ लेते हैं. ट्विंस, ठीक, जुड़वा हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं. इनको ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, एक हम इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. इनको हिंदी में चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, एकांकी जुड़वा बोलते हैं, ठीक है, एकांकी जुड़वा. और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. फ्रेटर्नल यानी अगर हम इनको बोलना चाहें तो भ्रातृय बोलते हैं हिंदी में, भ्रातृय जुड़वा. ओके, आइडेंटिकल ट्विंस है. एकांकी ट्विंस क्या हैं? ये एक जैसे दिखते हैं, अपीयरेंस में भी सेम होंगे, इनका नेचर भी मैच करता हुआ होगा. ओके, तो और आइडेंटिकल ट्विंस हैं, है ना, इनको हम मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक.
मोनोजाइगोटिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। जाइगोट तो समझ रहे होंगे ना, मीन्स फर्टाइल एग। ओके, तो एक फर्टाइल एग जब 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है तो उससे जो ट्विंस आते हैं वो कौन से होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मीन्स एकांकी जुड़वा हम जिन्हें बोल सकते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं इनको हम डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं। डाइजाइगोटिक मीन्स ये अलग अलग जाइगोट से बने होते हैं। डाइजाइगोटिक का हम मतलब क्या हो गया कि 2 अलग अलग जाइगोट से बने हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, डाइजाइगोटिक बोल रहे हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, बस आपको समझना ज़रूरी था। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ट्विंस जो होते हैं फर्दर उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल ट्विंस एंड देन फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं क्योंकि ये सेम जाइगोट के स्प्लिट होने से बनते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस जो है इनको हम डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग जाइगोट से बने होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, हमारा अगला नियम है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। ओके, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। वितरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज। ओके, तो अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण होते हैं, है ना, पेरेंट्स द्वारा जो एक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, उनका ट्रांसफर भी बच्चों में किया जाता है। ओके, जैसे इसके लिए लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का एग्जाम्पल लेते हुए बताया था कि स्टार्टिंग में क्या था, जिराफ की जो गर्दन होती थी वो छोटी होती थी क्योंकि उनको आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता था, है ना, घास, पेड़ पौधे, उनकी टहनियाँ छोटी छोटी थी नीचे तक, तो उनको भोजन मिल जाता था आसानी से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ और जो पेड़ पौधे थे वो ऊंचे होने लग गए, है ना। अब ऊंचाई से भोजन प्राप्त करने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन को खींचकर, है ना, ऊपर मतलब पेड़ से भोजन लेना होता था। तो अब क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रही। जिराफ अपनी गर्दन को खींच कर टहनियों से भोजन प्राप्त करते थे और जिससे कि उनकी गर्दन लंबी होने लग गई। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि जो वर्तमान जिराफ की पीढ़ी है उसमें यह जो गर्दन के लंबे होने का गुण है ना, यह फिक्स हो गया, स्थायी हो गया। मतलब अब जब जिराफ पैदा होता है तो कैसा होता है, लंबी गर्दन के साथ पैदा होता है, छोटी गर्दन के साथ नहीं। तो वही क्या है, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत है कि पेरेंट्स जो क्वालिटीज एक्वायर करते हैं वो ट्रेट्स भी अपनी ऑफ स्प्रिंग्स को देते हैं, उनमें ट्रांसमिट करते हैं। ओके गाइज, चलिए तो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन का सिद्धांत। ओके गाइज, लॉ ऑफ रिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं या फिर प्रत्यागमन के सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत कहता है कि प्रकृति का एक नियम है कि वो विशिष्ट गुणों का वितरण ना करके औसत गुणों का वितरण करती है। अब मतलब क्या है विशिष्ट गुणों का वितरण ना करके औसत गुणों के वितरण करने से, तो चलिए हम एक बार समझ लेते हैं। तो गाइज, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फेमस पॉलिटिशियन होते हैं, है ना, या फिर कुछ प्लेयर होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है और बहुत बड़ा फुटबॉलर है ना, तो ज़रूरी नहीं होता ना कि उसका बच्चा भी उसके जैसा क्रिकेटर बन पाए। बच्चा जो होता है वो एवरेज होता है, ऐसा बहुत बार होता है ना। किसी बहुत फेमस सिंगर का बच्चा सिंगर ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता, है ना। हो सकता है बच्चा एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन बन जाए। मीन्स बच्चा कैसा होता है, एवरेज होता है, ऑर्डिनरी होता है। जैसे गाइस, अगर आप किसी क्लास में जाएं तो वहाँ पे आपको एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा मिलेगा, है ना, इन कंपैरिजन टू इंटेलिजेंट और डम। ओके, तो वो क्या है, यही है लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत कि नेचर जो है वो बैलेंस बना के रखती है। मतलब मोस्ट ऑफ लोग कैसे होते हैं, एवरेज होते हैं, एवरेज ट्रेट्स को वो ट्रांसफ़र करती है बजाय किसके, बहुत ज़्यादा विशिष्ट जो स्पेसिफिक ट्रेट्स होती हैं उनके बजाय। ओके, मीन्स स्पेसिफिक ट्रेट्स की जगह प्रकृति जो है एवरेज ट्रेट्स जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ सिद्धांत थे जो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी से रिलेटेड थे। ओके गाइज, रीड 2016 में प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। उन्होंने वहाँ पे पूछ लिया था कि कौन सा एक आनुवंशिकता का सिद्धांत नहीं है। तो वहाँ पे 3 जो थे वो
आनुवंशिकता के सिद्धांत थे और एक नहीं था। अगर आपने सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो आप आसानी से पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा और लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए चलिए। गाइज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। मीन्स वातावरण। वातावरण चलिए एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं। गाइज, अगर हम वातावरण यानी एनवायरनमेंट को समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है वह सब क्या है? एनवायरनमेंट यानी वातावरण है। ओके, रॉस ने एनवायरनमेंट को लेकर एक डेफिनेशन भी दी है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। रीट 2016 में आपसे पूछी गई थी। इन्होंने बोला है वातावरण वह बाह्य कारक है, वातावरण वह बाह्य कारक है जो हमें प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप एक बार याद रखिएगा इसको। ओके, अगर गाइस हम बात करें एनवायरनमेंट यानी वातावरण की तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ओके गाइस, अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है यानी वूम में होता है तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, जैसे उस टाइम माँ का मेंटल स्टेटस कैसा है ना, उसको कैसा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, वही सारा कुछ तो बच्चे को अफेक्ट कर रहा होता है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो आफ्टर बर्थ यानी जन्म के पश्चात जो भी आपके चारों ओर होता है वो सब क्या है? आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यानी बाह्य वातावरण है। जैसे आपके मतलब पेरेंटल केयर है ना कैसी है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्कूल का जो भी एटमॉस्फेयर होता है, आपके घर का एटमॉस्फेयर है ना, या फिर आपका न्यूट्रिशन, आपका आहार, ये सभी किस में आ जाते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। गाइस, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की है ना, तो अफ्रीका में टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत हाई होता है। ओके, उस वजह से वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन कैसा हो जाता है? डल हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है ना। जबकि वहीं अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? डाउन होता है, तापमान कम होता है। अगर हम कंपेयर करें अफ्रीका से तो फिर वहाँ के लोगों की स्किन कैसी होती है? फेयर होती है। तो ये किसका असर है? यह वातावरण का ही तो प्रभाव है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम बोल सकते हैं जो एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है? डायनेमिक फैक्टर है। मीन्स चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है ना। आप न्यूट्रिशन किसी को अगर नहीं अच्छा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा, आप उसको पोषण अच्छा दे सकते हैं है ना। किसी की सराउंडिंग अच्छी नहीं है, किसी का मतलब वातावरण अच्छा नहीं है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, स्कूल का वातावरण नहीं अच्छा है, तो आप घर में भी कुछ चेंजेस लाके आप उसको सुधार सकते हैं। ऐसे स्कूल में आप स्कूल चेंज कर देंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो गाइस, एनवायरनमेंट जो है ये स्टैटिक फैक्टर ना होकर डायनेमिक फैक्टर है, मतलब चेंज होता रहता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट गाइस, एक बहुत ही फेमस टर्म है, शायद आपने सुन रखी हो, नेचर वर्सेस नर्चर। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। ओके, प्रकृति बनाम पोषण हम बोल सकते हैं। चलिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ, प्रकृति बनाम पोषण। अब ये प्रकृति बनाम पोषण या फिर नेचर वर्सेस नर्चर क्या है हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ हम प्रकृति यानी नेचर की बात करते हैं तो वो है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, जबकि नर्चर यानी पोषण क्या है? ये है एनवायरनमेंट यानी वातावरण। ओके, एनवायरनमेंट यानी
वातावरण। ठीक, तो चाहे तो आप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोल लीजिए, और चाहे आप नेचर वर्सेस नर्चर बोल लीजिए। मीन्स चाहे तो आप बोलें प्रकृति बनाम पोषण और चाहे बोलें वंशानुक्रम बनाम वातावरण, एक ही बात होगी। ओके, तो चलेगा। इस हम यहाँ से मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे पूछा था कि नेचर से क्या तात्पर्य है, यानी प्रकृति से क्या तात्पर्य है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे, कुछ भी अलग अलग देंगे। तो वहाँ आप सिंपल पिक करेंगे वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। एंड ऐसे अगर आपसे कभी पूछा जाता है पोषण, तो वो क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट यानी वातावरण। गॉट इट। नेक्स्ट गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है प्रकृति पोषण विवाद। ओके, मीन्स नेचर नर्चर डिस्प्यूट। तो प्रकृति पोषण विवाद क्या है ना, यानी ये डिस्प्यूट क्या है, एक बार मैं इसे आपके साथ क्लियर कर लेती हूँ। तो गाइज नेचर नर्चर डिस्प्यूट क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वो प्रकृति यानी वंशानुक्रम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वहीं दूसरे जो हैं वो वातावरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, यानी महत्व देते हैं। अगर हम नेचर को इम्पोर्टेंस देने की बात करते हैं या हेरिडिटी को, तो एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं गोडार्ड। उन्होंने हेरिडिटी को बहुत फोकस किया और गोडार्ड ने बोला कि हेरिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट का इतना इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि मंदबुद्धि माता पिता जो होते हैं उनकी संतान मंदबुद्धि होती है, जबकि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। ओके, ऐसे ही गॉल्टन जो थे उन्होंने कहा था कि बच्चे पर उसकी आनुवंशिकता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ना। इन्होंने बोला था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला था कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है मोस्ट ऑफ, इंजीनियर का इंजीनियर बन जाता है, पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन बन जाता है, तो क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये किसने बोला है, गॉल्टन ने। जबकि अगर हम वातावरण की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट यानी कि नर्चर को फोकस किसने किया है, तो उसमें हम एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं वॉटसन, है ना। वॉटसन ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था ना कि मुझे 1 दर्जन शिशु ला कर दो, जिसमें से किसी एक को मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना दूंगा, है ना, उसकी पृष्ठभूमि के परवाह किए बिना। वॉटसन ने बोला था कि वो उसको वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि भिखारी या चोर भी बना देंगे। ओके, तो वॉटसन क्या कर रहे हैं, वातावरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हेरिडिटी को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, इन्हीं की तरह जॉन लॉक जो थे 17वीं शताब्दी में हुए थे, जॉन लॉक, उन्होंने एक टर्म दिया था टेबुला रासा, है ना, ब्लैंक स्लेट, जिसका अर्थ होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा जाके, साइकोलॉजी में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो जॉन लॉक जो थे उन्होंने भी किसको इम्पोर्टेंस दी, एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दी। ओके, तो यही क्या है, प्रकृति पोषण विवाद है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग वंशानुक्रम को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ओके, तो अब अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक सीटेट 2015 में पूछा गया था कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वंशानुक्रम व वातावरण से संबंधित है। गॉट इट। चलेगा, तो अब हम समझ लेते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मीन्स वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। तो गाइज अगर हम वंशानुक्रम व वातावरण के महत्व की बात करें तो दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम किसी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते और दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, जैसे हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं, हेरिडिटी तो ये कैसी होती है, फिक्स होती है ना। कैसा फैक्टर, फिक्स है, मीन्स हम बोल सकते हैं स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर है, चेंज नहीं होता। जो आपको मिल गया वो मिल गया, है ना। मीन्स ये क्या करती है, लिमिट सेट कर देती है ना। लिमिट सेट करती है क्या, कि आप मैक्सिमम डेवलप किस लिमिट तक हो सकते हो और आपका मिनिमम डेवलपमेंट कितना हो सकता है। ओके, ये लिमिट सेट कौन कर रही है, हेरिडिटी कर रही है। जबकि अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो ये जो सेट किया हुआ लिमिट है, इसको अपॉर्चुनिटी कौन देता है, मैक्सिमम लेवल तक डेवलप होने की, वो देता है एनवायरनमेंट। अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, आपका डेवलपमेंट मैक्सिमम लेवल तक होगा, जबकि अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो डेवलपमेंट मिनिमम लेवल तक हो पाएगा, है ना। तो आप किस लेवल तक डेवलप हो पाएंगे, अब ये किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही कैसे फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम किसी एक को इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते और दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी रेसलर का, अगर कोई रेसलर है, सपोज हेरिडिटी की वजह से उसे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी टाइप मिल गया,
है ना, मतलब बहुत मजबूत शरीर है उसका। लेकिन अब अगर उसको सराउंडिंग ऐसी मिले ही ना कि वो एक्सरसाइज अच्छे से कर पाए, उसको न्यूट्रिशन ना दिया जाए, तो आप बताइए क्या वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो क्या हो रहा है, दोनों ही फैक्टर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हेरिडिटी ने उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी टाइप दिया, और जो एनवायरनमेंट है वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग्स आप उसको दे रहा है ना, उसको इस तरीके का एटमॉस्फेयर दे पा रहा है, उसको न्यूट्रिशन दे रहा है जिससे कि वो बेटर परफॉर्म कर जाए। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं सीड एंड सोइल का, मीन्स भूमि और बीज का। अगर बहुत उन्नत किस्म का बीज है आपके पास, बहुत एडवांस क्वालिटी का, पर अगर आप उसको फर्टाइल लैंड नहीं देंगे तो क्या कोई भी बीज कभी मैक्सिमम लेवल तक ग्रो कर पाएगा? हो सकता है थोड़ा बहुत पनप भी जाए, पर वो आगे जाके मतलब वो बहुत वृद्धि कर पाए और एक बड़ा वृक्ष बन पाए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर सपोज आपके पास फर्टाइल लैंड है ना, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन आपके पास एक एडवांस क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज ही नहीं है, तभी भी कोई वृक्ष नहीं बन सकता, मैक्सिमम लेवल तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, है ना। तो दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। आई होप गाइज आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो गई होगी। दोनों ही फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज, डेवलपमेंट जो होता है मीन्स विकास, है ना, इसको गुणनफल बोला जाता है आनुवंशिकता और वातावरण का। चलिए मैं लिख देती हूँ, विकास इसको क्या बोला जाता है, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल। गाइस, वुडवर्थ ने इस पर डेफिनेशन भी दी थी। उन्होंने बोला था कि मानव का विकास आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल है। ओके, यूपी टेट 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यह डेफिनेशन किसने दी थी, तो आप आंसर पिक कर लेंगे, वुडवर्थ ने दी थी। ओके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मनुष्य का जो विकास होता है वो उत्पाद होता है आनुवंशिकता का और वातावरण का। ओके, मीन्स डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप गाइज आपने क्लास को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। गाइज, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करके देखा कीजिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, मोटिवेट फील कर पाएंगे और एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।